Hi, my dear students, we are ready with new chapter that is electrochemistry. Electrochemistry हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. जैसे ही आपने नाम सुना electrochemistry, आपके दिमाग में क्या चमकना चाहिए? चलो बोलो electrochemistry. It is one of the last chapter in your physical chemistry segment. हम लोग लास्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट फिजिकल केमिस्ट्री सेगमेंट को. सो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर में 3 पार्ट होंगे. जैसे देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की केमिस्ट्री. इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की केमिस्ट्री मीन्स हम लोग इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे केमिकल एनर्जी की और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की. हम लोग कुछ पार्ट में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और कुछ पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे. आप बोलोगे केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा. इसी की स्टडी इस पूरे चैप्टर में करी जाती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में 3 पार्ट होंगे. 3 इंपॉर्टेंट पार्ट विल बी टेकन. पार्ट वन होगा माय डियर स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे. दैट इज गैल्वेनिक सेल, पार्ट ऑफ द गैल्वेनिक सेल. सेकेंड पार्ट होगा जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे. दैट विल बी पार्ट 2. एंड पार्ट 3 कंडक्टेंस, आयंस का सॉल्यूशन में कैसे कंडक्टेंस होता है, क्या होता है, उसको हम लोग बात करेंगे. सो 3 पार्ट से मिलकर ये चैप्टर बना हुआ है. सो हम लोग इस चैप्टर को, इस 3 पार्ट वाले चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे स्टार्ट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं. अच्छा चैप्टर है, समझने की बातें हैं. थोड़ा सा दूसरे चैप्टर्स का यूज है इस चैप्टर में. सो कॉन्सेप्ट्स मल्टीपल चैप्टर्स के यहां से बनते हैं. सो कुछ लोग दूर भागते हैं. आपको ये नहीं करना है. जब भी इंटरमिक्सिंग ऑफ चैप्टर्स होता है तो ऑलवेज ध्यान रखना दूसरे चैप्टर के हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट से यूज होते हैं, तो आप उसमें डरो मत. नाउ मूव कैसे क्या हम लोग पढ़ेंगे. सो पहली बात जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. एक जस्ट इंट्रोडक्शन की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसा दिखेगा. ठीक है, तो लिखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हेडिंग डाल दीजिए. इट कंसिस्ट्स ऑफ two electronic conductors. आप बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स नहीं समझा. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स का मीनिंग है बाबू, कोई आप एक सॉल्यूशन, कोई भी आप एक कंपार्टमेंट ले लो. जैसे मैंने ये एक कंपार्टमेंट लिया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अभी हम लोग बात करेंगे. ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, दिस इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कैन बी अ मेटल और ग्रेफाइट और प्लैटिनम. प्लैटिनम भी एक मेटल ही है. मेटल या ग्रेफाइट हो सकता है. समझ में आ रही बात. तो मैंने बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स डिप्ड इन, ब्रैकेट में लिख देना मेटल और ग्रेफाइट, dipped in an electrolyte, और ब्रैकेट में लिख दीजिए आयनिक कंडक्टर, which may be a solution or liquid और a solid. जो ये डिप्ड है जहां, वो सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और या फिर सॉलिड हो सकता है. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा. व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम किसको बोल रहे हैं कि इसमें दो कंपार्टमेंट है. इनफैक्ट आप मींस 2 कंडक्टर है जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है.
अब इलेक्ट्रोलाइट में जो डिप्ड है ये दोनों सेम जगह भी हो सकता है, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकता है, दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में भी हो सकते हैं और ये दोनों सेम कंपार्टमेंट में भी हो सकते हैं। सो मैं एक एग्जांपल लिया जिसमें कि भैया ये अलग अलग कंपार्टमेंट में, ठीक है। हम लोग अभी सेम कंपार्टमेंट वाले को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग अभी सेम कंपार्टमेंट वाले को इग्नोर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके उस मेजरमेंट में कुछ लिक्विड जंक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा सा टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है। सो हम लोग अभी मान रहे हैं कि ये दो कंपार्टमेंट डिफरेंट अलग अलग है, मींस दो इलेक्ट्रोल, दो आपका जो कंडक्टर है वो डिफरेंट सॉल्यूशन में डिप्ड है, ठीक है। सो दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी ये कंप्लीट बना नहीं है, मैं इसको बना रहा हूं धीरे धीरे। ओके, सो नाउ अब आपको कुछ टर्म सीखने हैं, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप बताता चला जा रहा हूं। अब आप हेडिंग डाल दीजिए व्हाट इज इलेक्ट्रोड। व्हाट इज इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। इलेक्ट्रोड क्या है लिखेगा, द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, जो हम लोग ये बात की है, द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड इट्स सराउंडिंग इलेक्ट्रोलाइट। देखो ये कंडक्टर और ये सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रोलाइट हैं इसको हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड। द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड इट्स सराउंडिंग इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। तो आज के बाद मैं जब इलेक्ट्रोड वर्ड यूज करूंगा, देखा था आपने शुरुआत में मैं यूज किया था, लेकिन मैं थोड़ा बच रहा था, फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर यूज करने लगा बिकॉज मैंने उस समय डिफाइन नहीं किया। जब आप इलेक्ट्रोड बोलेंगे तो इलेक्ट्रोड का मतलब यूजुअली लोग सोचते हैं कि बस ये वाला ये जस्ट मेटल है, नहीं, मेटल के साथ साथ इसके साथ साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए, तो सराउंडिंग इलेक्ट्रोलाइट भी इलेक्ट्रोड का एक पार्ट है। अंडरस्टूड दिस? सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब अगला आपको क्या समझना है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट। इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट, इस पूरे को इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट, ये वाला क्या लिखेंगे, द फिजिकल स्ट्रक्चर, द फिजिकल स्ट्रक्चर containing the electrode, containing the electrode, physical structure containing the electrode, containing the electrode is called electrode compartment. The physical structure containing the electrode is called electrode compartment. चलिए नीचे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। It can be two different compartments or two electrode may share or two electrode may share सेम कंपार्टमेंट, ठीक है। मींस टू इलेक्ट्रोड में शेयर डिफरेंट कंपार्टमेंट में शेयर हो सकता है। जैसे यहां पे आप देख रहे हो, ये जो एग्जांपल मैंने लिया है इसमें टू इलेक्ट्रोड डिफरेंट कंपार्टमेंट में हो सकता है, दोनों सेम कंपार्टमेंट में हो। मैंने आपको पहले बोला कि सेम कंपार्टमेंट वाले को मैं थोड़ा इग्नोर करूंगा, ठीक है। अब चलिए ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग दो टाइप का मेनली स्टडी करेंगे। गैल्वेनिक सेल, पहला पार्ट मैंने आपको बोला था गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलिए अब दोनों का डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया था गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या करेंगे, गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी। मैं लिख देता हूं, शॉर्ट में लिखे केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इधर क्या करेंगे
इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। डेफिनेशन लिखेंगे, galvanic cell is an electrolytic cell, electrochemical cell is an electrochemical cell. Galvanic cell is an electrochemical cell that produces electricity as a result of the spontaneous chemical reaction occurring in it. As a result of a spontaneous chemical reaction occurring in it. गैल्वेनिक शेल किस सेल को हम लोग बोल रहे हैं? गैल्वेनिक शेल उस सेल को बोल रहे हैं जिसमें गैल्वेनिक सेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें की केमिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा है और स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसी का जस्ट उल्टा लिख देंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल is an electrochemical cell. Electrolytic cell is an electrochemical cell in which non-spontaneous chemical reaction is driven by an external source of direct current, by an external source of direct current। आगे हम लोग बात करेंगे why I am not written alternating current क्यों यूज नहीं होता ये हम लोग देखेंगे। अभी आपको जस्ट डायरेक्ट करंट मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं हम लोग और उससे हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को करवा रहे हैं। सो क्लियर है? सबसे दोनों टर्म्स क्लियर हुए। गैल्वेनिक शेल। सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने देखा भैया इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट क्या होता है, ओके। गैल्वेनिक सेल क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दोनों पार्ट है। अब गैल्वेनिक सेल में ही आगे हम लोग फ्यूल सेल ये सब वगैरह वगैरह पढ़ेंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टर में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स डेवलप करते चले जाएंगे। चलिए इसको थोड़ा सा पहले चार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। गैल्वेनिक सेल आपको क्वेश्चन यदि पूछ दिया गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंसेस, तो पहला तो मैंने ये लिखा दिया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग मींस डेल आर जी लेस देन 0 वैसे रिएक्शंस अकर्ड हो रहे हैं। इसमें कैसा रिएक्शन हो रहा है, इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग। और इसमें क्या हो रहा है, डेल आर जी पॉजिटिव है, उसको एक्सटर्नल सोर्स है। मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में बोला था कि जो डेल आर जी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं कभी रिएक्शन होगा ही नहीं। यदि एक्सटर्नल सोर्स दिया जाए, कोई एक्सटर्नल सोर्स का यूज किया जाए तो हो सकता है कि ये केमिकल रिएक्शन करवाया जा पाए। सो जहां डेल आर जी निगेटिव है वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है और उससे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। अब इसको हम लोग एक एक्सटर्नल एजेंट देके, एक्सटर्नल सप्लाई देके, एक्सटर्नल डीसी सोर्स देके हम लोग इसको अकर करा रहे हैं, हम लोग केमिकल रिएक्शन को करवा रहे हैं। अब देखो कुछ साइन की बात आती है, क्योंकि जो दो इलेक्ट्रोड की बात की है उस दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। एज यू नो एनोड का कुछ साइन होता है और कैथोड का कुछ साइन होता है। यहाँ पे एनोड का भी कुछ साइन होता है और यहाँ भी कैथोड का कुछ साइन होता है। दिस इज अनदर डिफरेंसेस। तो मैं बट इस डिफरेंस को अभी नहीं लिख रहा, आप थोड़ा सा बस लिख के छोड़ दीजिए। मैं खुद एक सेल को जब एक्सप्लेन करूंगा तो आप खुद इसको साइन देने में एबल होके
बट अभी हमें याद नहीं करना है कि यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसा कभी नहीं। मतलब यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन है, कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, और इधर का जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो डिफरेंट है, क्योंकि बताया आपको निगेटिव और पॉजिटिव बोलने का मतलब निगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल से। जो लोअर पोटेंशियल है उसको हम लोग निगेटिव दिखा रहे हैं, जो हायर पोटेंशियल है उसको हम लोग पॉजिटिव दिखा रहे हैं। तो इट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा और यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो रिवर्स होगा, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाएगा। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ कि इधर का जो पोटेंशियल है एनोड हायर पोटेंशियल पे होगा या कैथोड हायर पोटेंशियल पे होगा, इधर एनोड और कैथोड हायर पोटेंशियल पे होगा, ये डिपेंड करेगा करंट का क्या डायरेक्शन है। सो एनोड और कैथोड का जो साइन आप लोगों ने क्लास 10 या जो भी आपका पहले था तो आप लोग याद कर लेते थे, ये एनोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, आप लोग याद कर लेते थे। लेकिन मुझे नहीं पता एनोड नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, ये डिपेंड करेगा कौन सा सेल है। सेल लेंगे उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। इज इट ओके? सो हम लोग इसको अभी नहीं देख रहे हैं, हमें ये चीज नहीं करना है। हाँ, बट एक चीज कंफर्म है कि एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो लिख दीजिए नीचे, एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। यहां हो या यहां हो, इन दोनों टाइप के सेल में एनोड वो इलेक्ट्रोड होगा जिसपे कि हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होगा जिसपे कि हमेशा रिडक्शन होगा। जिस किसी को याद नहीं रहता उसके लिए एक एनॉक्स रेड कैट लोग बोलते हैं, याद रखो। एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन, वेदर इट इज गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, वेदर इट इज गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कोई सा भी सेल लोगे, दोनों टाइप के सेल में एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन करानी है और कैथोड पे आपको ऑलवेज रिडक्शन करानी है। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग एक सेल का एग्जांपल लेते हैं, उसको इन डिटेल समझते हैं। चलिए, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट गैल्वेनिक सेल। हम लोग गैल्वेनिक सेल के बेसिक फंक्शनिंग को देखेंगे, पूरा समझेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे। गैल्वेनिक सेल, ठीक है भैया। इसी का दूसरा नाम भी वोलेटिक सेल होता है। ठीक है। अब इसी का एक पार्टिकुलर काउंट, इसका एक पार्टिकुलर सेल को मैं उठा रहा हूं, इसका हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं। सो ऐसा लिया जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट अलग अलग है, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट है। थोड़ा सा ड्राइंग इग्नोर करना, आप जानते ही हो ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है। This one is first electrode dipped in this solution। आपको मेटल पता है, हम लोग लेते हैं। सो इसको मैं जिंक रॉड ले रहा हूं, और यहाँ पे हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी रख सकते हैं। सॉलिड लिक्विड लेते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन या गैस, लिक्विड सॉल्यूशन या सॉलिड। तो इसमें हम लोग ZnSO4 का एक सॉल्यूशन ले रहे हैं, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं। नो, यहाँ पे लिक्विड ले सकते हैं हम लोग, सॉल्यूशन ले सकते हैं, या हम लोग सॉलिड ले सकते हैं। नाउ मूव दिस कंपार्टमेंट, वी हैव टेकन अनदर कंपार्टमेंट, वी हैव टेकन दिस अनदर कंपार्टमेंट। ये जो रॉड है वो CU की है, कॉपर रॉड इज टेकन। फर्स्ट वाली रॉड Zn की थी, सेकंड वाली रॉड कॉपर की है, कॉपर रॉड है। अब यहां पे हमने CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन लिया। देखना, जहां पे ZnSO4 सॉल्यूशन लिया है वहां पे जिंक रॉड लिया है, और जहां CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन लिया है वहां हमने कॉपर रॉड लिया है। ठीक है, जहां पे ZnSO4 के एक्वस सॉल्यूशन है वहां जिंक रॉड लिया हुआ है, जहां CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन है वहां कॉपर रॉड लिया हुआ है। ठीक, अब इस यहां पे बात करोगे तो इसमें आप देखो तो आपको क्या लगेगा, यहां पे Zn है, Zn के एटम्स हैं, और इधर सॉल्यूशन में Zn2+ है। एक पोटेंशियल डेवलप होता है, Zn हैज टेंडेंसी
टू फॉर्म Zn2+। यहाँ के जो जिंक हैं ये Zn मतलब इस लास्ट लेयर जो सोचो और ये सॉल्यूशन का लेयर जो सोचो, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप होता है। ठीक, अब इस पोटेंशियल के कारण, कभी होगा तो समझाएंगे कैसे कैसे हो रहा है। इस पोटेंशियल के कारण क्या होगा, इस पोटेंशियल के कारण Zn क्या कर रहा है, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री छोड़ दे रहा है। समझना, यहां से जिंक एटम क्या हो रहा है, Zn2+ बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री छोड़ रहा है। अब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री छोड़ रहा है, देखो ये म्यूचुअल प्रोसेस है, केवल आप ऐसा ले लोगे ना कुछ होने वाला नहीं। हम इन दोनों को फिर एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट करेंगे। लेट अस सपोज यहां पे मैं बल्ब ले लिया, यहां पे हमने एक कुछ भी एक्सटर्नल अप्लायंसेस से इसको कनेक्ट कर दिया। आप देखोगे केवल एक पार्ट लोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, केवल ये पार्ट लोगे कुछ नहीं होने वाला है। मींस ये देखो Zn से जो Zn2+ बन रहा है, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बात हुई थी। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर साइमल्टेनियस फिनोमेना, ये आपको बताया गया था। यदि कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, जैसे यहाँ Zn से Zn2+ जो बना रहे हो, तो Zn इज ऑक्सीडाइजिंग, तो ये तभी ऑक्सीडाइज होगा जब कोई दूसरा रिड्यूस होगा। और रिड्यूस कौन हो रहा है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन, ये Cu बना रहा है, दिस वन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और यहां 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो बेसिक फंडा क्या था, जैसे आप कैसे साइंटिस्ट ने सोचा होगा, इस बात को सोचोगे तो आपको पता ही है। हम लोग एक सिंपल सी काम पहले भी मतलब देखते थे कि भाई कोई एक सब्सटेंस को लो, जैसे आप Zn लो और उसमें आप HCl को डाल दो, जिंक का पॉट लो उसमें HCl को डाल दो, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो कुछ ऐसे जगह थे जैसे दोनों को सब्सटेंस को साथ लाएं और वो दोनों रिएक्ट कर जा रहे थे और दोनों रिएक्ट करने के बाद क्या हो रहा था, आप उनको साथ कह रहे थे कि नहीं रखना है। साइंटिस्ट ने इसी चीज को यूज किया कि मतलब ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो इस रिएक्शंस के एनर्जी को हम लोग थोड़ा यूज करते हैं। वो कैसे, तो दोनों को पहले अलग अलग कंपार्टमेंट में यूज किया, दोनों को अलग अलग कंपार्टमेंट पे ले लिया और फिर इससे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को सोचा कि यहाँ पे भैया यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है और रिडक्शन वाला पार्ट है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का इंटरचेंज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में जा रहा है। तो जस्ट ऐसे ही सोचा कि जब हम साथ रख रहे थे, इलेक्ट्रॉन एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में जा रहा था, तो बस इन दोनों को थोड़ा अलग करके वायर के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉन को ला सकते हैं क्या? यदि ये ला सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो जाएगी और इसी के कारण से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो ये सिंपल सा फंडा उसने अपनाया और इस सिंपल से फंडे से क्या हुआ, जरा देखो कि Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से वायर में फ्री हुआ और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके Cu2+ को मिला। Cu2+ यहाँ पे सॉल्यूशन में जो Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन लिया और यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो गया। सो इट इज हैपनिंग इन दिस केस। बट जब आप इतना भी कंस्ट्रक्शन बना के छोड़ दोगे ना तो कुछ काम बनेगा नहीं, मतलब इतने में कुछ होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जरा सोचो ये Zn से Zn2+ बनता जाएगा, Zn से Zn2+ बनता जाएगा। इनिशियली जितना Zn2+ है उतना ही SO4 यहाँ पे जितना है Cu2+ है उतना ही SO4 और जब यहां से या इस कंपार्टमेंट से Cu2+ कॉपर में डिपॉजिट हो जाएगा तो सोचो जरा, 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इधर से आया ले लिया और Cu2+ कॉपर बना लिया। इसका मतलब यहाँ पे एनायन नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं हो पाएगी। और आपको भी पता है कि इतना दूर के सर्किट में आप कभी मान सकते हो कि इतने दूर में ही करंट फ्लो करता रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। सो सर्किट कंप्लीशन भी नहीं हो रहा है। सो इस केस में भी देखा गया कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, कुछ यदि एक्स्ट्रा उपाय किया जाए, एक जस्ट इन्वर्टेड यू ट्यूब ले लिया, जस्ट इन्वर्टेड यू ट्यूब ले लिया, अरे यूट्यूब वाला नहीं है, और यहां पे कुछ सब्सटेंसेस ले लिया। दिस वन इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। अब क्या हुआ जरा देखना, Zn से Zn2+ बना, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन मिला, कॉपर बना, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया।
अब जरा सोचो इस पे, तो Zn2+ बना लिया तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बढ़ने लगा, ठीक। सॉल्यूशन में Zn2+ आ गया, यहां से हमने एक आयन लिया, एनायन, और ये एनायन यहां पे आके पोजीशन ले लिया। ओके, ये एनायन यहां पे आके पोजीशन ले ले, मतलब क्या कॉन्सेप्ट था पहले वो समझो। यहां से हमने सोचा कि यहां पे एक, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा, तो यहां से आयन लेके आ जाएंगे, यहां से निगेटिव आयन आ जाएगा, और इधर पॉजिटिव आयन फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो एनायन इधर फ्लो कर रहा है और केटायन इधर फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा था, Cu2+ से कॉपर बना ले रहा था, तो यहाँ एनायन बढ़ रहा था, सो केटायन की रिक्वायरमेंट, सो केटायन इधर आ गया। अब इस कारण से क्या हुआ देखो जरा, तो पूरी सर्किट कंप्लीट हो गई। कैसे, जरा देखना ध्यान से, पूरी सर्किट कैसे कंप्लीट हो रही है। सबसे पहले इधर से चलो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर हो रहा है, मतलब करंट इधर से इधर जाएगा, ठीक है। करंट का फ्लो का डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं, इधर से इधर जा रहा है। फिर हम लोगों ने करंट का फ्लो का डायरेक्शन दिखाया, इधर से इधर जा रहा है। अभी भी इलेक्ट्रॉन यही था, इधर जा रहा है। चलिए, करंट का डायरेक्शन अभी भी यही है। अब आप इधर आओ, इस डायरेक्शन में आओ, केटायन के फ्लो का डायरेक्शन इधर है, मतलब करंट का डायरेक्शन इधर है, करंट का डायरेक्शन इधर है हमारे भाई। यहां पे एनायन का फ्लो का डायरेक्शन इधर है, मतलब उल्टा करंट का डायरेक्शन है। आपको कुछ दिख रहा है सर्किट कंप्लीशन? देखो, करंट यू 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 यू, करंट फ्लो करता जाएगा कि नहीं, और जैसे करंट फ्लो करता जाएगा, अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइए, आराम से चलेगा, यूज हो। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड गैल्वेनिक सेल। उसने क्या किया, एक ऐसा सब्सटेंस लिया, पहला कंपार्टमेंट में एक ऐसा सब्सटेंस लिया जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो सकता था, दूसरे सब्सटेंस में एक ऐसा लिया जो रिड्यूस हो सकता था। इन दोनों को एक इन्वर्टेड यू ट्यूब, जिसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, आ रहे हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज पे, इसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, इससे कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हो गया, और हम यहां पे अब दो टर्मिनल आपको मिल गए, जस्ट आप कनेक्ट करो, करंट फ्लो करने लगेगा। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल में तीन इंपॉर्टेंट चीज, पहला एनोड कंपार्टमेंट जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेकेंड कैथोड कंपार्टमेंट जहां रिडक्शन हो रहा है, एंड थर्ड इज सॉल्ट ब्रिज। अंडरस्टूड और नॉट? एनोड कंपार्टमेंट में वैसे सब्सटेंस चाहिए जिसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की, कैथोड कंपार्टमेंट में वैसे सब्सटेंस चाहिए इसकी टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, और सॉल्ट ब्रिज के भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। सो लिखिएगा, चलिए, हाँ, इस टाइप के ये जो सेल का मैंने एग्जांपल लिया है, दिस सेल इज डैनियल सेल। उम्मीद है आप डायग्राम बना लिए होंगे, वैसे एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया से बना हुआ है, वहीं से बनाइए। डैनियल सेल, दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल। अच्छा, हाँ, एक बात मैं भूल गया, ध्यान देना। अब है कि एनोड और कैथोड को पॉजिटिव नेगेटिव की बातें कैसे है। चलो देखो, करंट का डायरेक्शन, मैंने आपको क्या बोला, ऑलवेज करंट का डायरेक्शन देखो। पहला वाला जो कंपार्टमेंट है जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज एनोड कंपार्टमेंट। ये वाला क्या होगा, कैथोडिक कंपार्टमेंट। ये एनोड इलेक्ट्रोड, ये कैथोड इलेक्ट्रोड। अब चलिए, करंट किधर से किधर आ रहा है, करंट इधर से इधर आ रहा है, और करंट आपको पता है हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये वाला कंपार्टमेंट, ये वाला इलेक्ट्रोड और ये वाला इलेक्ट्रोड, कौन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा बोलो? करंट जब इधर से इधर आ रहा है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये वाला हो जाएगा, और यदि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा तो इसको हम लोग प्लस बोलेंगे और इधर वाले को हम लोग माइनस बोलेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? सो दिस इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव, हमें इसको पॉजिटिव बोल रहे हैं, एंड दिस इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव, हम इसको माइनस बोल रहे हैं। अब यही सोचो, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा मतलब हम एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करेंगे, एनसीईआरटी के फर्स्ट ड्राइंग भी है, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, और उस केस में एनोड
पॉजिटिव हो जाएगा और कैथोड निगेटिव हो जाएगा। तो वहां वाला साइन क्लियर कर लीजिएगा। सो इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव, व्हाइल इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव। लेकिन दोनों टाइप के सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा, ये पक्का है। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए मेरे भाई, सो लिखेंगे फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। पहले ये चीज, ये डायग्राम आपने बना लिया, ये सब कुछ कर लिया, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए और इस पूरे को मिला के ये पूरा एक सेल हो गया। अब देखना, ये वाला पूरा एक सेल है और इसका हाफ ले लो, मतलब एक कंपार्टमेंट ले लो, तो स्टूडेंट इज कॉल्ड हाफ सेल। हाफ सेल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये थ्योरेटिकल टर्म है, क्योंकि कोई एक हाफ सेल आप ले लोगे तो कुछ होगा ही नहीं यार। केवल ऑक्सीडेशन करा सकते हो क्या? नहीं हो सकता। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस, जहां रिडक्शन होगा वहीं ऑक्सीडेशन होगा, ये दोनों होना चाहिए एक साथ, दोनों अलग अलग नहीं हो सकता। सो हाफ सेल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हम लोग अपने समझने के लिए यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग हर एक सेल का कुछ, हाफ सेल का कुछ पोटेंशियल डिफाइन करना चाह रहे हैं, सो दैट कि थ्योरेटिकली हम कुछ काम कर पाए, ऑन पेपर पे भी हम लोग बता पाए कि ये इतना वोल्टेज होगा, ये इतना पोटेंशियल होगा। कोई एक सेल आप डिजाइन कर रहे हो तो इस सेल का पोटेंशियल इतना होना चाहिए, तो पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए हम लोग कुछ काम करना चाहिए ना। तो एनोड समझ आया, कैथोड समझ आया, एनोड का साइन समझ आया, कैथोड का साइन समझ आया, डायरेक्शन ऑफ करंट समझ में आया, एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ हम लोग मूव कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज। ये जो सॉल्ट ब्रिज है उसकी बात कर रहे हैं। सॉल्ट ब्रिज, हेडिंग डाली, सॉल्ट ब्रिज। लिखिएगा सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज contains a strong electrolyte, which should be inert to both compartment, चलिए, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, क्या इसका फंक्शन है उसकी बात हम लोग करते हैं। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फर्स्ट salt bridge maintains electrical neutrality. Salt bridge maintains electrical neutrality by movement of both ions by movement of both ions, ब्रैकेट में cations और cations public anions, by movement of both ions in a specific direction। मतलब कौन सा आयन किधर आएगा ये फिक्स्ड है भैया, एनायन इधर ही आना है, केटायन इधर ही आना है, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब पहला काम सॉल्ट ब्रिज का क्या हो गया? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। नंबर टू, सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट्स इनर सर्किट। सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट्स इनर सर्किट and ensures smooth functioning of galvanic cell।
ensures smooth functioning of galvanic cell. Ensures smooth functioning of galvanic cell. ठीक है. अब what should be the requirements of salt bridge? What should be the requirement? क्वेश्चन लिख लीजिए. What are the requirements? What are the requirement or required properties for a strong electrolyte present in salt bridge? ये आपको बताना है. क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं सॉल्ट ब्रिज के, ये आपको बताना है. ओके. क्लियर है? ये आपको लाइव क्लास में बताऊंगा, दिखाऊंगा क्या क्या होना चाहिए. नाउ मूव नेक्स्ट पार्ट मेरे भाई. सेल रिप्रेजेंटेशन. स्टेरियल सेल की जो हम लोगों ने बात करी, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं. अच्छा, ऊपर जो मैंने करंट वाला लगाया था वहां पे आप एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए तो आपको इस सेल का पोटेंशियल मेजर हो जाएगा. आपके पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, उसमें आप एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इस सेल का कितना पोटेंशियल है, ये सेल कितना पोटेंशियल कैरी करता है. ठीक है. सेल रिप्रेजेंटेशन चलो कैसे करेंगे. देखो, हमेशा एक बीच में जब भी 2 अलग अलग कंपार्टमेंट होगा तो एक सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट होगी. जब कंपार्टमेंट अलग नहीं होगा तो सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. ठीक है. तो जो हम लोग डबल लाइन जो हम लोग लिख रहे हैं, डबल 2 वर्टिकल लाइन जो हम लोग बना रहे हैं, इट इज फॉर सॉल्ट ब्रिज. इट्स ओके. इसके लेफ्ट साइड में हम लोग एनोडिक कंपार्टमेंट और ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, और राइट साइड में हम लोग कैथोड की बात करते हैं. इधर हम लोग एनोड की बात करेंगे और इधर हम लोग कैथोड की बात करेंगे. ठीक है मेरे भाई. तो एनोड में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. समझ में आ रही बात? अब एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से सब्सटेंस का हो रहा है? Zn का हो रहा है. ये सॉलिड में है और किसमें कन्वर्ट कर रहा है? Zn2+. अब देखो, ये दोनों अलग अलग करने के लिए, सिंस ये 2 अलग अलग फेज है, सॉलिड फेज एंड एक्वस फेज इज डिफरेंट फेज, सो इनको सेपरेट करने के लिए हमेशा हम एक सिंगल वर्टिकल लाइन देंगे. यही 2 एक्वस फेज में होता तो कॉमा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक. सो 2 अलग अलग फेज में दिखाने के लिए हम लोग एक वर्टिकल लाइन यूज करेंगे. इधर वाला क्या है? Cu2+ है, ये वाला एक्वस है. हाँ, ब्रैकेट में यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन भी हम लोग मेंशन करते हैं. जहां पे कंसंट्रेशन की बात होगी इस ढंग से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा. इधर में एनोड, इधर में कैथोड. एनोड में जो सब्सटेंसेस है उसका नाम लिखिए. यदि अलग अलग फेज है तो उसको सिंगल वर्टिकल लाइन से अलग कीजिए, और यदि सेम फेज में है तो कॉमा से अलग अलग कर दीजिए. दिस शुड बी अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू. ओके. So we will move now to electrode potential. So next lecture we will study electrode potential.